कहानिस्तान के सभी दोस्तों को सौम्य सुमन का प्रणाम। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से एक डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में रहने वाली नलिनी के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैं आपको ये कहानी नलिनी के शब्दों में अपनी आवाज़ में सुनाऊंगी। आइए कहानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नलिनी है। मैं पंचरुखी के साथ सटे हुए एक गांव में रहती हूँ। ये बात आज से लगभग 15 साल पहले की है। मेरे परिवार में मैं, मेरे दादाजी, ताया ताई जी, मम्मी पापा, मेरे चाचा और मेरे कज़िन रहा करते थे। हमारा एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था। एक ही छत के नीचे इतने सारे लोगों का रहना भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। हर दिन एक त्योहार की तरह बीतता है। मैं बात वहाँ से शुरू करूँगी जब मेरे चाचा की शादी होने वाली थी। हम सब लोग बहुत खुश थे। जब चाची से मिलने घर के सभी बड़े लोग जा रहे थे तो छोटे बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हुए सिर्फ मैं ही थी जो चाची से मिलने गई थी। एक तो मैं परिवार की इकलौती लड़की थी और उस पर सबसे छोटी, तो मुझे सबका कुछ ज़्यादा ही स्नेह मिलता था। जब मैंने चाची को पहली बार देखा तो वो मुझे अपनी गुड़िया की जैसी लगी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, कमर के नीचे तक बाल, और हाँ, इससे भी ज़्यादा कि जब मैं उनके पास उनसे बात करने के लिए गई तो उन्होंने मुझे बहुत सारे मंच चॉकलेट दी। मैं हैरान हो गई। चाची को कैसे पता कि मेरी फेवरेट चॉकलेट मंच है? उस दिन से वो मेरी फेवरेट बन गई। मुझे मेरी चाची सबसे ज़्यादा सुंदर लगी और मैंने तो चाचू से कह भी दिया, चाचू मुझे नहीं मालूम, आपको इसी से ही शादी करनी पड़ेगी, बस यही मेरी चाची बनेगी। चाचू मुझे छेड़ने के अंदाज में बोले, ना नीलू, मैंने तो नहीं करनी उससे शादी, थोड़ी मोटी लगी मुझे। मैंने बोला, कैसे नहीं करनी शादी? करनी ही पड़ेगी। पता नहीं उसने मुझे कितनी ज़्यादा मंच चॉकलेट दी है। आपने कभी मुझे चॉकलेट ला कर दी है? अरे आपको तो इतना भी पता है कि मैं चॉकलेट खाती हूँ, मुझे चॉकलेट कितनी ज़्यादा पसंद है। तो चाचू हंसते हुए बोले, ठीक है, तूने हाँ कर दी है ना, तो बस मेरी क्या मजाल, बना देंगे उसको तेरी चाची। कितने प्यारे दिन थे वो दोस्तों, कितने ज़्यादा खुश रहते थे हम लोग, बहुत मज़ा किया करते थे। अक्टूबर के अंत में मेरे चाचा जी की शादी थी। हम सब लोग बेसब्री से चाचा जी की शादी का इंतज़ार कर रहे थे। जल्दी वो दिन भी आ गया और मेरी दुल्हन चाची हमारे घर आ गई। मैं हमेशा उसके साथ ही रहती। वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करवाती, होमवर्क करवाती, कहानियाँ सुनाती। मुझे उनका साथ बहुत प्यारा लगता था। ऐसे ही मौज मस्ती में 3 महीने और बीत गए। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। हमारे यहाँ की सर्दियाँ कुछ ज़्यादा ही ठंडी होती हैं। धौलाधार की बर्फानी हवा शरीर में सुइयाँ चुभो देती है। उस साल दादी ने डिसाइड किया कि संडे को घर के सभी बड़े लोग जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाएंगे। मैं भी जंगल जाना चाहती थी। मैंने अपनी चाची को कहा कि वो दादी को मना ले। पता नहीं चाची ने क्या दादी को कहा और दादी मान गई और मुझे भी उनके साथ जंगल में लकड़ी ले जाने के लिए हाँ कर दिया। संडे के दिन घर के सभी बड़े लोग और हाँ मैं जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए। जंगल हमारे घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम जल्दी ही पहुंच गए। जैसे ही हम जंगल में पहुंचे तो चाचा ने चाची को दराती देते हुए कहा, आरती, तो खैर की लकड़ियाँ काट ले। खैर यानी अकेशिया। हम लोग थोड़ा आगे जाकर बाकी पेड़ों से लकड़ियाँ लेकर आते हैं। और हाँ, नीलू को मैं तुम्हारे पास ही छोड़कर जा रहा हूँ, तुम नीलू को अपने पास बिठा लो। ये कहकर चाचा और बाकी सभी लोग आगे की तरफ निकल गए। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं और दुल्हन चाची अपने साथ घर से मूंगफली और गच्चक लेकर आए थे। मैंने और चाची ने डिसाइड किया कि पहले हम जल्दी से लकड़ियाँ काट लेंगे, फिर आराम से बैठकर मूंगफलियाँ खाएंगे। चाची ने मेरे हाथ में पैकेट पकड़ाकर मुझे साइड में बिठा दिया और खुद पेड़ से लकड़ियाँ काटने लगी। अभी उसने पहले टहनी पर दराती चलाई ही थी, न जाने उसे क्या हुआ, वो झटके से नीचे गिर गई। फिर गुस्से में चिल्लाती हुई मेरी तरफ आई और मेरे बाल पकड़ लिए। मुझे कस के थप्पड़ मारने लगी। मैं रो भी नहीं पा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये चाची ऐसा क्यों कर रही है। नन्हा दिल बहुत ज़्यादा डर चुका था। न जाने मेरी चाची को क्या हो गया था। वो इतनी शक्तिशाली हो गई कि उसने मुझे पीठ पर बंदर के बच्चे की तरह लाद लिया और पेड़ पर जाकर चढ़ गई।
अब मैं चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से, चाचू प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ, मम्मा प्लीज़ आ जाओ, देखो चाची को क्या हो गया है, वो पेड़ पर चढ़ गई है, मुझे मार डालेगी। जब मैंने चिल्लाना शुरू किया तो चाची मुझे बोलने लगी, चुप चुप, फेंक दूंगा तुझे नीचे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि चाची ऐसे बात क्यों कर रही है। ऐसी कंडीशन में चाची को पकड़े रखना और छोड़ना दोनों ही बड़े मुश्किल थे। आप नहीं समझ सकते दोस्तों, जब इंसान पर इस तरह का डर हावी होता है तो उसे कैसा लगता है। मेरी चाची मुझे रोता हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मुझे आज भी उसकी कही हुई हर एक बात, हर एक हरकत याद है। दिल दहला देने वाला मंजर, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। हमें पुकारते हुए सारे घर के लोग वहाँ आ गए। मुझे और मेरी चाची को इस हालत में देखकर सब चिल्लाने लगे, आरती ये क्या हो गया, पागल हो गई है क्या, छोड़ दे बेटा इसे, नीचे आ जा। ये सुनकर चाची बोली, छोड़ दूं क्या। ये सुनकर सबके प्राण हलक में आ गए। मैं तो अब चुप सी हो गई। पर आंसुओं को कौन रोक सकता है। आंसू लगातार बहे जा रहे थे। चूंकि जंगल हमारे घर से कुछ ज़्यादा दूर ना था, इसलिए ताया जी गांव से तानपो दादू को बुलाकर ले आए थे। तानपो दादू हमारे गांव के एक जाने माने चेला थे, यानी तांत्रिक थे। वहां आते ही बोले, ओ कौन है तू, ये क्या तमाशा लगा रखा तूने, नीचे आ। चाची बोली, ओ पंडित, इतने दूर तक आ गया है तो ऊपर नहीं आ सकता, चढ़ा पेड़ पे, आ बात करते हैं। तानपो दादू बोले, देख ज्यादा होशियार मत बन, नीचे आ, इधर नीचे आकर बात करते हैं, क्यों तंग कर रहा है। चाची को उस पेड़ पर रहने वाले किसी प्रेत ने पोजेस कर लिया था। वो बोला, तंग मैं नहीं कर रहा, तंग तो मैं हुआ हूं, मैं तो बस इस दरख्त पर बैठा हुआ था। बोल, कभी किसी को तंग किया है। हाँ, अब कोई मेरे बसेरे को उजाड़ देगा तो उसे कैसे छोड़ दूंगा। तू बीच में मत पड़, ये दोनों तो मरेंगी। तानपो दादू बोले, माफ कर दे, अभी कुछ हुआ थोड़े ना, काटा थोड़े ना तेरा बसेरा, चला जा, कोई नहीं आएगा अब इस जंगल में, तू चला जा। वो बोला, माफ करना मेरी फितरत में नहीं है, इसे नहीं छोड़ सकता, हिम्मत कैसी हुई इसकी। तानपो दादू बोले, माफ करना तो मेरी भी फितरत में नहीं है, ऐसे नहीं मानेगा तो और भी इलाज है मेरे पास। उन्होंने मंत्रों का जाप करके पेड़ पर एक कील ठोक दी। पेड़ पर कील ठोकने के बाद चाची को न जाने क्या हुआ, वह धीरे धीरे करके मुझे पीठ पर उठाए हुए पेड़ से नीचे उतर आई। जैसे वह ज़मीन पर पहुंची, वैसे ही मैं भागकर मम्मी के पास चली गई और उनसे जाकर लिपट कर रोने लगी। मम्मा ने मुझे चुप करवाया और बोला, नीलू ऐसे रोते नहीं पुत्र, देखो सभी कुछ ठीक हो जाएगा, शांत मेरा बेटू, अभी रो मत। इसके बाद तानपो दादू चाची के पास गए और मंत्र उच्चारण करते हुए चाची के सिर के बाल बांध दिए। ऐसा होने पर चाची एकदम से बेहोश होकर नीचे ज़मीन पर गिर गई। बेहोशी की हालत में चाची को जंगल से घर ले आए। रात को उनके लिए एक स्पेशल पूजा भी करवाई गई। उस पूजा में हम सब बच्चों और घर की औरतों का होना निषेध था। इस घटना के बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। तानपो दादू 1 हफ्ते तक मेरा इलाज करते रहे। तब तक मैंने अपनी चाची को ना देखा, ना ही उनके बारे में कोई बात की। कुछ दिनों के बाद जब आंगन में बैठकर मेरी मम्मा मेरे बालों में तेल लगा रही थी, तब मैंने देखा कि चाची अपने कमरे से बाहर निकल रही है। उनको देखने के बाद मैं बहुत डर गई। मैंने अपनी मम्मा को बोला, मम्मी प्लीज़ इनको बोलो कि ये अपने कमरे में चले जाएं, मुझे इनसे डर लगता है, इनको भेज दो, या तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे इनको नहीं देखना। मम्मी ने मुझे शांत करते हुए कहा, बेटा जिससे तू डर रही है ना, वो ये नहीं है, ये तो तेरी चाची है, और जिससे तुझे डरना चाहिए उसे तो तेरे दादू ने भगा दिया। मम्मी के बहुत समझाने के बाद मैं चुप हो गई। फिर मैंने अपनी चाची की तरफ गौर से देखा। वो मुझे देखकर रो रही थी। मम्मी के समझाने पर मैं चाची के पास चली गई। धीरे धीरे मैं चाची के पास जा रही थी और उनके पास जाने पर मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। अब मुझे उनसे डर नहीं लग रहा था, उन पर दया सी आ रही थी। दोस्तों मैं बहुत छोटी थी पर ये सब कुछ समझती थी। मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ही ज़्यादा। जैसे मैं उनके पास गई तो उन्होंने खींचकर मुझे अपने सीने से लगा लिया और बहुत ज़्यादा रोने लगी।
वो रो रही थी तो मैं भी रो रही थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि मुझे मेरी पुरानी चाची मिल गई है। उस दिन के बाद मेरी चाची हमेशा ही बीमार रहती हैं, पर मैं अपनी चाची से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। हमारे घर से कोई भी उस दिन के बाद उस जंगल में कभी नहीं गया। दोस्तों, आपके लिए यह एक सिर्फ कहानी है, पर मेरे लिए एक एहसास, एक ऐसा सच जो मुझे आज भी डराता है, आज भी मेरे दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। एक वो दिन था जब मेरी चाची मुझे भूतिया कहानी सुनाती थी तो मैं बहुत खुश हो जाती थी, बहुत एंटरटेन फील करती थी। हमें क्या मालूम था कि इस तरह की डरावनी कहानी का किरदार एक दिन हम दोनों खुद बन जाएंगे। इसलिए दोस्तों, कभी आप लकड़ियाँ लेने जंगल जाएं तो एक बार ज़रूर सोच लें कि कहीं आप किसी का बसेरा तो नहीं उजाड़ रहे। नुकसान उसे हो या ना हो, आपको ज़रूर होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। मैं जल्द ही आपके लिए और कहानियाँ लेकर आती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।